नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 1 हमारे फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो किसके बारे में बात करता है सर? जो बात करता है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है सर। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे मेरे साथ में। ठीक है, तो आज तो ये चैप्टर की पहली क्लास है, कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और ट्रस्ट करना मज़ा आ जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। बहुत ईजी मज़ेदार चैप्टर है, कुछ नई जानकारी आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को हमारे इंट्रोडक्शन से। क्लियर है? सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की आखिर इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो हमको इस चैप्टर में करनी है। ठीक है सर? ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स इन डिटेल। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको सर? तो पहला टॉपिक जो हमको इस चैप्टर में कवर करना है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये चीजें हमको पढ़नी है। आप में से कुछ बच्चे जो कॉमर्स वाले होंगे उनको ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के ऊपर पूरा डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली इन चैप्टर में। बट साइंस के बच्चों नाराज नहीं होना, भाई आए सब समझा के जाएगा, सब पढ़ाएगा, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखनी है और कुछ नहीं करना है, बने रहना मेरे साथ। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ वेरियस कमिटीज के बारे में हमको पढ़ना है कि क्या क्या कमिटी होती है और कौन कौन सी कमिटी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा टॉपिक सर हमारा टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग और रॉबिन राउंड एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ टाइप्स दिया जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, क्या होते हैं सर ये एग्जैक्टली, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स। ठीक है, फिक्सचर्स क्या होते हैं सर? जिस क्लास में ये टॉपिक कवर करूंगा उस क्लास में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो हम फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में, लीग टूर्नामेंट में, साइक्लिक, स्टेयरकेस, बाय सीडिंग क्या होता है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वेट करना मेरी उस क्लास का। ठीक है, ठीक है। फिर आएंगे हम हमारे अगले टॉपिक में इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल पे। ठीक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड देयर सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे कि इंट्राम्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, ये चीज भी हम देखेंगे। फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स डे हो गया, हम सबकी स्कूल कॉलेजेस में होता है ना स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स इवेंट। फिर हेल्थ रन क्या होता है सर, रन फॉर फन क्या होता है, रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज क्या होता है, और रन फॉर यूनिटी। ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, क्या होते हैं ये, क्यों इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। तो जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपको अच्छी तरीके से आइडिया लग गया होगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भैया मैं तो आपके साथ हूं ही। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के पहले टॉपिक के साथ, बढ़िया से मिर्च मसाला तड़का लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। क्या है पहला टॉपिक? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो भैया सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। हमने हमारी लाइफ भर हम कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है या खुद की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है तो हम प्लान बनाते हैं ना, किन किन लोगों को बुलाना है, कहाँ पार्टी देनी है, पार्टी का क्या मीनिंग होगा, कौन सा डांस करना है, कौन सा गाना बजेगा, नागिन डांस कौन करेगा। ठीक है, ये सब चीज की हम प्लानिंग करते हैं ना, बस वही बात है। आपको अच्छी तरीके से पता है प्लानिंग क्या होती है, बस हमको कुछ शब्दों में या बुकिश लैंग्वेज में हमको पढ़ना है कि सर प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूं, हम और किस बारे में प्लान करते हैं सर? बहुत सारी चीजों के बारे में प्लान करते हैं, जैसे एग्जाम के बारे में प्लान करते हैं, 2 महीने बाद मेरा पेपर है, 1 महीने बाद पेपर है, 1 हफ्ते बाद पेपर है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कितनी रात पढ़ना है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, आंसर्स कैसे लिखना है, ये सब चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं सर कि कब कैसे क्या चीज़ करनी है हमको आने वाले फ्यूचर में। बस इसी चीज़ को तो प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, बस अब समझ लेते हैं उसको कि बुक की भाषा में प्लानिंग क्या होती है, बुकिश लैंग्वेज में हम किसको प्लानिंग बोलते हैं, ताकि
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है, बट आंसर कैसे लिखोगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आ जाओ पहले टॉपिक में, दैट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग। क्या बोल रहा है? प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, वेदर इट मे बी फॉर गोइंग ऑन अ वेकेशन और फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, चाहे छुट्टी पे जाना हो या एग्जाम की छुट्टी करना हो, ठीक है, चाहे छुट्टी पे जाना हो या एग्जाम्स की छुट्टी करना हो, सबके लिए हमको हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते। सर प्लानिंग क्या है, जल्दी से बता दो, अब रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल पढ़ो आगे। टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स, टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स वन हैज टू थिंक अबाउट फ्यूचर एंड वेज टू फुलफिल योर ड्रीम। हमको हमारे गोल अचीव करने के लिए, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आने वाले फ्यूचर में हमको सोचना पड़ता है। बस उसी सोचने को तो बोलते हैं प्लानिंग। क्या है आगे? प्लानिंग इज थिंकिंग, सोचना, ठीक है, वही बात बोल रहा हूं मैं, उसी सोचने को। तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it should be done। प्लानिंग क्या है सर? what is to be done, हमको क्या करना है, ठीक है। दूसरा सर when it is to be done, हमको कब करना है। तीसरा how it is to be done, कैसे करना है। एंड चौथा by whom it is to be done, ये चीज सोचना कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा आने वाले फ्यूचर में। इस चीज को सोचना एडवांस में ही। आज हम सोचते हैं कि आगे वाले एग्जाम जो हमारे 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, उसमें हमको कैसा परफॉर्म करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितनी हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने, कितनी थ्योरी हमको पढ़ के जानी। इसी चीज को हम एडवांस में जब सोच रहे थे तब हम एक्चुअली प्लान कर रहे हो, ठीक है। यही है प्लानिंग की थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, पहले से सोचना कि आने वाले फ्यूचर में हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे करना है, कब करना है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इन सिंपल वर्ड्स में बात करूं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच टुमारो। प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है जो किस गैप को फुलफिल करता है सर? जो इस गैप को फुलफिल करता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमको आगे कहाँ जाना है। बस ये जो गैप आ रहा है प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का, बस इसी को ब्रिज करता है, इसी गड्ढे को, इसी गैप को भरता है प्लान, ठीक है। सिंपल भाषा में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है, हमको फ्यूचर में क्या एक्शन करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कब करना है। इन्हीं सब बातों को हम जब एनालाइज करते हैं, जब एडवांस में सोचते हैं, इसी को बोला जाता है प्लानिंग, ठीक है। बाकी डायग्राम से आपको और अच्छी तरीके से एक चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब एक बार आपका मीनिंग क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग पे। तो भैया प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं सर। सिंपल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा रिड्यूसेस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, ठीक है। रिड्यूसेस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी मतलब अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी मत बन जाए जहां हम हड़बड़ा जाए। और आप सभी को पता है हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती। तो अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए या हमको अर्जेंट कुछ स्टेप ना लेना पड़ जाए अचानक से और हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दें, ये सिचुएशन ना आए, इसीलिए हम करते हैं प्लान। और प्लान यही करता है, इमीडिएसी, इमीडिएट नीड को वो फुलफिल कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही प्लान बना के, हम पहले से ही पूरा रोड मैप बना के चलते कि हाँ हमको पहला स्टेप ये लेना है, दूसरा स्टेप ये लेना है, तीसरा स्टेप ये लेना है, ये हो जाएगा तो इसके बाद ये चीज करना है। क्लियर है? आगे और पढ़ लेते हैं। व्हेन टूर्नामेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन और हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, तो हम स्पोर्ट्स की भाषा में ही यहाँ पे बात करेंगे, टूर्नामेंट्स के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हेन टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशंस आर कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग there will be immense pressure to achieve certain results immediately in such a hurry। और immediacy मतलब हरी, जल्दी जल्दी, हड़बड़ी में the job cannot be performed effectively and smoothly। बस वही बात, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी में हम हमारा काम इफेक्टिवली और स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेंस प्रेशर होता है।
ठीक है, आपको भी पता होगा, आपने बहुत सारे जीवन भर में आपके एग्जाम दिए हैं, लास्ट के 5 मिनट याद कर लो। जब भैया आपके पास बहुत सारा आंसर लिखने के लिए होता है, बच्चे होते हैं सिर्फ 5 मिनट, तो सोचो कितनी स्पीड से आप जो मन में आता है तब आप आंसर बस लिखते जाते हो, लिखते जाके, ताकि जल्दी जल्दी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर छूट ना जाए। बस वही बात है, अगर हम शुरू से ही अपने पेपर को अच्छी तरीके से प्लान करके रखें तो इमीडिएसी की सिचुएशन या हरी की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। बस वही बात बोल रहा है, प्लानिंग से ये इमीडिएसी की सिचुएशन दूर हो जाती है। और ये दूर होना क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है ताकि हम स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सकें। सो reducing unnecessary pressure of immediacy is an important objective of planning. If the organizer prepare a good plan beforehand, there will not be any unnecessary pressure. कोई भी unnecessary pressure हमारे ऊपर नहीं क्रिएट होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 2 क्या बात कर रहा है? मेंटेन्स अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज, एक टूर्नामेंट के दौरान सोच लो हमको कितनी सारी एक्टिविटीज करनी होती है, कहाँ पे टूर्नामेंट करवाना है, कैसे करवाना है, लाइटिंग देखना है, कमेंट्री कौन करेगा वो देखना है, प्लेयर्स कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, हमको क्राउड हैंडल करना है, इतनी सारी चीजें। ये स्मूथ तरीके से हो जाए, हमारे एक्शंस पे पूरा कंट्रोल रहे, बस इसीलिए हम करते हैं प्लान। क्योंकि अगर हम प्लान करेंगे तो हमारे पास रहेगा गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। तो टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इन if tournaments or competition are organized with a perfect plan, good control over all the activities related to the tournament will be easier. बहुत ही ज़्यादा easy हो जाएगा हमारे लिए सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना। प्लानिंग हेल्प्स इन होल्डिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। ओके सर, आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। सेकंड पॉइंट तो हमको अच्छी तरीके से समझ आ गया। पॉइंट नंबर 3 बात कर रहा है फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने में, सारी एक्टिविटीज के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ कमिटी which are formed for organizing the competition smoothly. Without proper coordination among the officials, the tournament will not be easy to conduct or organize a sports tournament. A proper planning helps in ensuring proper coordination. बहुत बड़ी बात बोल दिया लास्ट में कि a proper planning helps in ensuring a proper coordination। समझो एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहां कोई चीज व्यवस्थित ही नहीं है। ठीक है, जहां कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, आपको पता ही नहीं है मैच कब स्टार्ट होगा, मैच कब एंड होगा। अगर मैच के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, प्लेयर्स झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि मैं आउट हूं, दूसरे बोल रहे हैं मैं नॉट आउट हूं। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही है तो कितना हौच पौच हो जाएगा, पूरा इवेंट बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन में आ जाएगा। तो ऐसी चीजें ना हो, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है। और अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे तो सारे इवेंट्स के बीच में, सारे आपके एक्शन, सारी आपकी एक्टिविटीज में आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। और कंट्रोल आने से कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा, सब इवेंट्स एक दूसरे से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट होके चल पाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 किसका? प्लानिंग का। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक हम कम करेंगे, गलतियां हम कम करेंगे, इसकी चांसेस कम हो जाती है। देखो भैया, गलती तो ऐसी चीज है जो अवॉइड नहीं कर सकते। एग्जाम में भी हमसे कई बार गलती हो जाती है, हम कुछ लिखना चाहते हैं, गलती से कुछ लिख देते हैं, कई बार आंसर भूल जाते हैं। अब जानबूझ के तो भूलते नहीं है, पर गलतियां हो जाती, तो गलती होगी किसी भी काम में, ये तो तय है। पर हम उस गलती को कम कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम गलती को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? प्लानिंग करके। एक अगर हम प्रॉपर प्लान बनाए तो हम आने वाली मिस्टेक्स को हम पहले ही टैकल कर सकते हैं, उसके पहले ही हम उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कल को ना हो। इसीलिए हम आज उसके बारे में प्लान कर लेते हैं कि बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती, कमान अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती जिसमें हम फंस सकते हैं, उसके बारे में हम आज ही प्लान कर लेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम ये स्टेप्स लेंगे और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? तो यही बोल रहा है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ
मिस्टेक क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर प्लान रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ऑल्दो मिस्टेक्स एंड ओवरसाइट इन एनी फील्ड कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, बट दे कैन बी रिड्यूस, बस उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। क्लियर है? अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स in organizing an event will not leave a good impression on the participants। जो भी participants है उनके ऊपर एक अच्छा impression नहीं पड़ेगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये किस हिसाब का टूर्नामेंट हो रहा है, कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है किसी भी चीज़ की, हर चीज़ में गलती है, प्रॉपर ग्राउंड हमारे पास नहीं, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, इन मिस्टेक्स को कम करने के लिए हम पहले से ही एडवांस में प्लान बना लेते हैं। ठीक है सर? हाँ जी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, हमारी वर्क में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द स्पोर्ट्स ऑफिशियल बिकम मोर एफिशिएंट, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली and efficiently. It is one of the most important aims of planning to increase the capability and efficiency of the officials। ऑफिशियल्स की एफिशिएंसी बढ़ाना, जिस टाइम पे जो काम होना है उसी टाइम पे वो काम को करना। और ये कब होगा? जब हम भैया प्रॉपर प्लान करेंगे कि ऐसा इवेंट आया तो हमको ये एक्शन लेना है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमको ये एक्शन लेना है। समझ रहे हो? हाँ सर। पॉइंट नंबर 6 बात करता है एनहेंसेस क्रिएटिविटी की। तो भैया प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो अ प्रॉपर प्लानिंग इंक्रीजेस क्रिएटिविटी अमंग ऑफिशियल्स, कोचेज और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। प्लानिंग हेल्प्स इन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल बिकॉज मेनी न्यू आइडियाज आर ब्रॉट अप टू द टेबल बाय ऑफिशियल्स व्हेन दे मेक अ प्लान। बहुत सारे न्यू आइडियाज और क्रिएटिविटी हमारे सामने आती जब हम एक प्लान बनाने बैठते हैं। समझो एक टेबल है, एक मीटिंग चल रही है जहाँ 4-5 लोग बैठे हैं और वो मिलके प्लान बना रहे हैं कि हमको 2 महीने बाद कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो कुछ पर्सन ए अपनी सजेशन देगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, पर्सन बी बोलेगा कि अरे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो पर्सन ए के भी आइडियाज़ हमारे पास आएंगे, बी के भी आइडियाज़ हमारे, फिर सी कहीं से कुछ अपना आइडिया देगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यू आइडियाज़, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे सामने आएंगे, जिससे हम यूज करके हमारे इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बना सकते हैं। ठीक है? तो इससे प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करता है। हमारे पास न्यू आइडियाज आते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर इवेंट को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एकदम सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, ठीक है, जो बात करता है प्लानिंग का और उसके ऑब्जेक्टिव का। प्लानिंग क्या होता है सर, ये हमने अच्छी तरीके से समझा। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से समझा। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो भैया अब हमने प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद हम वेरियस कमिटीज बना देते हैं। ठीक है? कमिटीज यानी ग्रुप बना देते हैं, 4-5 लोगों का अलग ग्रुप बना दिया, उनकी एक कमिटी बना दी और उनको एक पर्टिकुलर टास्क हम असाइन कर देते हैं कि ये टास्क आपको अच्छी तरीके से करना है। उन्हीं 4-5 पर्सन के ग्रुप को बोला जाता है कमिटी। ऐसे ऐसे हम वेरियस कमिटी बनाते हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट को, एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, इसलिए हम वेरियस कमिटीज़ बनाते हैं और उनको जो हम प्रॉपर काम हम असाइन करते हैं और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या वो सारी कमिटीज़ होती है और उन कमिटीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, यानी इवेंट होने से पहले, इवेंट होने के दौरान और इवेंट होने के बाद उनकी क्या क्या रोल्स होते हैं, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हम पढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक में। ठीक है? आ जाओ। Nowadays, while organizing sports events, various committees are formed for systematic and smooth conduct of competition या tournaments. Such committees are listed below। तो कुछ ऐसी कमिटीज है जो लिस्टेड बिलो है। ठीक है? कौन कौन सी कमिटीज है सर, क्या क्या इनके नाम है? पहला, एक जनरल कमिटी। जनरल कमिटी क्या होता है? जनरल कमिटी सबसे टॉप की कमिटी होती है। ठीक है? इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इवेंट के वो होते हैं। ठीक है? वो हो गई जनरल कमेटी। जनरल कमेटी अपॉइंट करती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को। ठीक है? एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है, एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करती है जो सारा का सारा इवेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और जाके रिपोर्ट किसको करेगा? इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को।
या जनरल कमिटी को। क्लियर है? हाँ सर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंडर में आती है एग्जीक्यूटिव कमिटी। मेन यही होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव मतलब काम करना, सारा चीज एग्जीक्यूट करना, सारे एक्टिविटीज को रन करवाना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमिटी। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर आती ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, पब्लिसिटी कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, ग्राउंड इक्विपमेंट कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट रिसेप्शन, कमिटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट, फर्स्ट एड, फाइनेंशियल। ऐसी सारी कमिटीज किसके अंदर आती है? एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर। ठीक है, ठीक है। इन सभी कमिटीज के नाम के पीछे ही उन कमिटी का काम छुपा हुआ है। जैसा जिस कमिटी का नाम वैसा उस कमिटी का काम। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, इससे हम क्या समझते हैं सर? इनका काम है इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। दूसरा पब्लिसिटी कमिटी, पब्लिसिटी कमिटी क्या करेगी? पब्लिसिटी करेगी, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाएगी, पब्लिसाइज करेगी अपने इवेंट को। भैया हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, ये इसकी खास बात है, ये इसके मेन हाईलाइट्स, आपको ये देखने को मिलेगा। पब्लिसिटी करते हैं ना, बस पब्लिसिटी करने का काम किसका है? पब्लिसिटी कमिटी का। फिर ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटीज देखना, प्लेयर्स को कैसे लाना है, ऑफिशियल्स को कैसे लाना है, कैसे ले जाना है। ठीक है, ये सब काम किसका हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कमिटी का हो गया। देखो नाम में ही सारी कमिटी का काम छुपा हुआ है। फिर बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी सेम। फिर डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी, सेरेमनी कैसे हमको कंडक्ट करनी है, क्या इवेंट्स करने हैं भैया, ओपनिंग इवेंट पे कौन डांस करेगा, किस सेलिब्रिटी को बनाना है, डेकोरेशन कैसे करना है, ये सारा इस कमिटी का काम हो गया। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी, कौन से ग्राउंड में कौन सा मैच होगा, कौन सा इवेंट होगा, ग्राउंड प्रॉपर है का नहीं, ग्राउंड चेक करना, क्या इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं, इक्विपमेंट प्रॉपर से हमारे पास है कि नहीं, ग्राउंड में सारी व्यवस्था है कि नहीं, ये देखना इस कमिटी का काम हो गया। वैसे ही रिफ्रेशमेंट, प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, रिफ्रेशमेंट कमिटी का काम हो गया। रिसेप्शन कमिटी, प्लेयर्स का वेलकम करना, ऑफिशियल्स का वेलकम करना, ये रिसेप्शन कमिटी का काम हो गया। एंट्रीज एंड प्रोग्राम, एंट्री करना, प्रोग्राम अनाउंस करना, इस कमिटी का काम हो गया। ऑफिशियल, इसमें सारे अंपायर्स आ जाएंगे, जज जाएंगे, ऑफिशियल्स आ जाएंगे जो पूरे इवेंट के दौरान सर अपना काम करेंगे, देखेंगे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, क्रिकेट का मैच होता है ना, उसमें अंपायर होते हैं, अंपायर कौन होता है? ऑफिशियल होता है। ये आ जाते हैं हमारे ऑफिशियल कमिटी के अंदर। फिर अनाउंसमेंट कमिटी, कभी कोई प्रोग्राम हमको अनाउंस करना है कि ये प्रोग्राम इस टाइम होगा या अभी प्रोग्राम के ड्यूरिंग ये चीजें चल रही, तो उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए आ गई हमारे पास अनाउंसमेंट कमिटी। तो जैसे जैसे जिस कमिटी का काम है वैसे ही उनका काम है। फिर फर्स्ट एड कमिटी हो गई, कोई प्लेयर इवेंट के दौरान इंजर्ड हो गया तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट एड कमिटी हमने बना दी। फाइनेंस की कमिटी ये क्या करेगी सर? पूरे इवेंट का बजट प्रिपेयर करेगी, सारे एक्सपेंस देखेगी, कहाँ कहाँ से इनकम हमको आ सकता है, ये सब इनका काम हो गया देखना। किनका? फाइनेंस कमिटी का। तो इतनी सारी कमिटीज हम बनाते हैं हमारे पूरे स्पोर्ट्स इवेंट में, जो जाके रिपोर्ट करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को, और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जाके सारी इंफॉर्मेशन देता है जनरल कमिटी को, जो टॉप के लोग होते हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। क्लियर है? जैसी जैसी कमिटी है वैसा वैसा उनका काम है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि भैया इन कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या होती है ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग द इवेंट, इवेंट के पहले भी, प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट, इवेंट के बाद भी। तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज। ठीक है, जो कमिटीज हमने पढ़ा इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीप में जाके हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखो भैया डायग्राम, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कोविड के टाइम में मास्क लगा के रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लॉकडाउन है तो अपने घर में रहना, लॉकडाउन नॉर्म्स को फॉलो करना, वैसे ही इन कमिटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइए पढ़ते हैं। ठीक है, नाउअडेज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स is much higher as compared to the previous decades, so it becomes the primary duty of officials to organize any sports tournament or sports events in a wonderful and impressive way. So for smooth conduct of any sports event tournament, it is essential for the officials of the tournament to know the
प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी। आजकल के टाइम में कोई भी बड़ा इवेंट होता है पूरी दुनिया की उस पर नजर होती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, सारे दुनिया के देश विदेश के लोग देखते हैं कि भैया ये इवेंट कैसा ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उस इवेंट के दौरान अगर कुछ गलती हो जाती है, कोई ब्लंडर हो जाता है, तो भैया पूरी दुनिया में हमारा एक खराब इंप्रेशन जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कमिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से समझे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस कमिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेटेड बिलो। क्या क्या है सर, देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के पहले कमिटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइए देखते हैं। तो द प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज ऑफ वेरियस कमिटी ऑफिशियल्स आर परफॉर्म्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टूर्नामेंट स्पोर्ट और स्पोर्ट्स इवेंट आर एज फॉलोज। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला, टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट का एक प्रॉपर बजट बनाना, कितना हमको एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितनी हमको इनकम होने वाली है, किस किस तरीके से हमको हमारे फाइनेंस को मैनेज करना है, ये काम करना, एक बजट बनाना विद द अथॉरिटी, because without sufficient budget it may be difficult to organize the tournament in a splendid and systematic way। systematic way में काम करने से हमको ये रोक सकता है अगर हम पहले से ही हमारा बजट प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, दैट इज द डेट्स एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। डेट्स प्रिपेयर करना कि भैया किस डेट को कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है, आज किस टीम का मैच होगा, कल किस टीम का मैच होगा, 2 हफ्ते बाद कौन सी टीम का आपस में मैच होगा, ये शेड्यूल प्रिपेयर करना। फिर टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, भैया किस ग्राउंड में, कोर्ट में, ट्रैक में, जिस भी जगह पे आपका स्पोर्ट्स का इवेंट होने वाला है उस चीज़ को अच्छी तरीके से मेंटेन करना। सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को देखना जो जो भी हमको लगने वाले हैं हमारे इवेंट के दौरान। फिर टू फॉर्म वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वेरियस कमिटी बनाना, क्लियर है। टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स अबाउट द डेट एंड वेन्यूज ऑफ द टूर्नामेंट। जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं टूर्नामेंट में, उन सभी को उनकी प्रॉपर डेट्स और उनका वेन्यू बताना कि आपका इस दिन मैच है, आपका इस जगह पे मैच है। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल। सारे स्पोर्ट्स पर्सन और ऑफिशियल्स अच्छी तरीके से आए जाए, उनकी ट्रैवलिंग में उनको आसानी हो, इस चीज़ की सारी व्यवस्था देखना। टू अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द विनर। प्राइजेस क्या होने वाले हैं, जो जीतेगा ठीक है उनको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी सबकी अरेंजमेंट करना। टू सेंड द एंट्री फॉर्म्स to the various institution early and receive them in time for timely preparation of fixtures। फिक्चर्स बनाने के लिए हमको टाइमली जो जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सबको हम फॉर्म्स दें कि भैया अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ये फॉर्म हमको भर के दे दो, ताकि हम प्रॉपर शेड्यूल बना पाएँ। फिक्चर यानी प्रॉपर शेड्यूल बना पाएँ कि आपका इस दिन मैच होगा, ठीक है, इस प्लेयर के साथ मैच होगा, इस वेन्यू में मैच होगा। क्लियर है? ताकि ये चीज़ हम प्रॉपर बना पाए इसके लिए हमको प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना, उनको एंट्री फॉर्म्स सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई सारी हमारी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टूर्नामेंट के पहले क्या क्या काम हमको करके रखना है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हो गई प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हमको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो सबसे पहला, टू एंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का जब हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो उस दिन सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, जो हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम है कि डांस होने वाला है, सॉन्ग होने वाला है, पूजा होने वाली है, ठीक है, सारी चीज़ें इनॉग्रेशन का प्रोग्राम अच्छी तरीके से अरेंज हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाए। टू चेक द स्पोर्ट्स ग्राउंड, ग्राउंड को चेक करना कि ग्राउंड अच्छी तरीके से है कि नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सारे हमारे पास है या नहीं है। फिर इंश्योर द स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल। शेड्यूल के हिसाब से हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट्स हमारे पास है या नहीं है। टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट, हमारा टूर्नामेंट में क्या प्रोग्रेस हो रही है, हमारा टूर्नामेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम करना।
टू इम्पार्ट फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हमारे पास होना चाहिए, अगर किसी प्लेयर को, किसी एथलीट को इंजरी हो जाती है तो उसकी व्यवस्था देखना। टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर द रिकॉर्ड, स्कोर शीट हम बनाते रहते ना, इस टीम ने इतने रन स्कोर किए, इतने इसके विकेट है, या इस टीम ने इतने गोल मारे, तो ये सब काम हम कम करते हैं जब पर्टिकुलर इवेंट होता है, तो ठीक है उस इवेंट के दौरान हमको ये काम भी करने होते हैं, पर्टिकुलर स्कोर शीट हमको बना के रखनी होती है। फिर नेक्स्ट काम जो हम करते हैं, प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको कन्वे करते रहना पड़ता है, ठीक है, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं कि भैया ये टीम के बीच में मैच हुआ, ये टीम जीत गई, आप इसको न्यूज़पेपर में छाप सकते हो, क्लियर है, ये चीज़ हो गई जो हम ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना होता है टूर्नामेंट के दौरान, ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मत हो जाए, और अगर कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एक टूर्नामेंट के दौरान, ठीक है सर। अभी तक हमने समझा कि टूर्नामेंट से पहले हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और टूर्नामेंट के दौरान हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अब समझते हैं कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए, सक्सेसफुली टूर्नामेंट हमारा हो चुका है, ठीक है, हमने आईपीएल अनाउंस किया था, आईपीएल अनाउंस हो गया, ठीक है, टीम के मैच हमने पूरे शेड्यूल कर दिए कि इस तारीख को ये टीम्स का मैच होगा, सारी टीम्स का मैच हो गया। टीम्स के मैच के दौरान हमने प्रॉपर स्कोर कार्ड मेंटेन किया, पूरा फाइनल हो गया, एक पर्टिकुलर टीम जीत गई, इवेंट खत्म हो गया। अब हमको क्या क्या काम करना है ये भी चलो समझ लेते हैं। पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टू गिव अवे प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर, जो विनिंग टीम है या जो विनर्स है उनको उनके प्राइजेस और सर्टिफिकेट देना, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, मीडिया में हमारी टूर्नामेंट का डिटेल्ड रिजल्ट प्रोवाइड करना कि ये टीम इस तरीके से जीती, ये प्लेयर्स थे, ये हमारे विनर्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को प्रोवाइड करना। थर्ड, टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फाइल्स हैं वो सबको कलेक्ट करना, ठीक है। फोर्थ, टू मेक पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न्ड पर्सन, जो भी ऑफिशियल्स टूर्नामेंट के दौरान थे उनको भैया उनकी पर्टिकुलर पेमेंट हमको देनी है टूर्नामेंट के बाद। फिर टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट, हमको एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट बनानी है कि कितना हमारा खर्चा हो गया, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो गया टूर्नामेंट के दौरान, इसकी हमको रिपोर्ट बनानी है। लास्ट, टू प्रेजेंट मोमेंटोज टू द चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सेट्रा, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारी इवेंट के दौरान आए, ठीक है, जो अपना टाइम निकाल के अपनी प्रेजेंस को उन्होंने एस्टैब्लिश किया हमारे इवेंट में, उनको मोमेंटो वगैरह देना, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इवेंट के ख़त्म होने के बाद। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सर? पहला, जो विनिंग टीम है उनका प्राइज उनको देना, जो ऑफिशियल्स थे उनको उनका पेमेंट देना, ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ जो मीडिया है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना कि ये हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, ये हमारे विनर्स हैं, और कुछ अगर कोई फैक्ट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करना। फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना कि ऐसे ऐसे हमारी टूर्नामेंट्स होते गए, ये हमारा सारा रिकॉर्ड है, क्लियर है। तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमिटीज़ की टूर्नामेंट होने से पहले, टूर्नामेंट होने के दौरान और टूर्नामेंट हो जाने के बाद, ठीक है। तो इस चैप्टर के आपके 2 टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। पहला हमने देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि हम क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फिर हम आए हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि क्या था, प्लानिंग के बारे में। हमने समझा कि प्लानिंग क्या होता है, हमने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव देखे। फिर हम आ गए वेरियस कमिटीज़ पे, किन किन टाइप्स की कमिटीज़ होती हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारे टॉपिक्स हमने देखा, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।